हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 41 से। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू second overtone of organ pipe open at both ends. The length of organ pipe open at both ends is। यहाँ पे है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल जो हम लोग लिख देते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखते हैं फार्मूला फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप फंडामेंटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। है ना बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल में हम लोग लिखते थे एफ नॉट, या क्लोज को लिखिए फंडामेंटल लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? भी डिवाइडेड बटे 4L, ऐसे लिखते हैं क्लोज का, ऐसे। नाउ फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप जनरल फार्मूला लिख रहे हैं, जनरल एफ एन इज इक्वल टू एन भी डिवाइडेड बटे 2L ओपन। इसको तो मैंने लिख दिया, क्लोज में फंडामेंटल कह रहा था, इसीलिए फंडामेंटल में आपको वैल्यू जैसे लिखते हैं। इसको जनरल फार्मूला में क्या लिखते हैं पता है? एफ के इक्वल टू 2N माइनस 1 इंटू भी बटे 4L, ऐसे लिखते हैं। तो n बराबर 1 कर दिए तो फंडामेंटल आ गया। तो n बराबर 1 करेंगे तो भी बटे 4 आ जाएगा, ये फंडामेंटल है इसका। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है, जैसे ओपन ऑर्गन पाइप में कहता है कि ओपन ऑर्गन पाइप में कह रहा है सेकेंड ओवरटोन, है ना? सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन को हम लोग बोलते हैं क्या? थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं बच्चों? थर्ड हार्मोनिक भी इसका नाम रखते हैं हम लोग। मतलब कि n बराबर क्या होना चाहिए? n बराबर 3। तो यहाँ पर हो गया ये एफ फ्रीक्वेंसी हो गया ओपन ऑर्गन पाइप का, नॉट फंडामेंटल, ओपन ऑर्गन पाइप का थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन। तो 3V डिवाइडेड बटे 2L और O। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है बच्चों कि दोनों को बराबर करना है, यानी एफ कॉमन इजिकल कॉमन क्लोज इजिकल टू एफ ओपन। ठीक है, तो क्लोज में क्या हो गया? भी डिवाइडेड बटे 4L इजिकल टू 3V डिवाइडेड बटे 2L। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भी से भी कट जाएगा। आपको क्लोज वाला लेंथ दिया था, क्लोज वाला लेंथ जो है वो दिया है बच्चों 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो आपको ओपन वाला कैलकुलेट करना है ना? तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2L ओपन इज इक्वल टू 4L क्लोज इंटू 3। ठीक है, तो L ओपन इज इक्वल टू 4L क्लोज 20 इंटू 3 और डिवाइड बटे कितना? 2। तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया 120 सेंटीमीटर, यही होगा आंसर। ऑप्शन देखा जाए तो आपको ए ऑप्शन आपको सही है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, the number of possible natural oscillation of air column in a pipe close at one end of the length 18 centimeter whose frequency lies below 1250 Hz
आर वेलोसिटी ऑफ द साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। देखिए काफ़ी आसान है ये। यहाँ पर क्या है कि एक वायर है और इसको क्या कर दिया है कि दोनों तरफ फिक्स कर दिया गया है ना, दोनों तरफ फिक्स कर दिया गया है। तो इसके जो लेंथ है वो आपको लेंथ दिया हुआ है L = 85, L = 85 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी माने F0 लिख देते हैं, फंडामेंटल है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एट बोथ एंड्स क्लोज, एट बोथ एंड्स फिक्स करते हैं, फिक्स। देख रहे हैं ना, λ/4 के टर्म में आएगा। इसकी लंबाई जो होगी L वो क्या होगी बच्चों, λ/4। इसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालेंगे फंडामेंटल, तो ये हो जाएगा V/4 और L हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको V आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड 340 दिया हुआ है, 340। क्लियर है बच्चों? और आपको यहाँ पर हो गया 4 और लेंथ दिया हुआ है 85, देख रहे हैं ना 85। तो 85 × 10⁻⁻, माइनस क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ओके, तो इसको आप सोल्व करेंगे 340, इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20 और 8 × 5 हाँ 4 × 5 = 20 होगा और 8 × 4 = 32 होगा और 2 × 34 होगा, है ना। ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। तो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी आया है वो है आपको 100 हर्ट्ज, ये आ गया। अब सवाल इसमें ये पूछा है, सवाल ये पूछा है कि जो 1250 जो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितने नंबर पे आ रही है। 1200 जैसे कहने मतलब कितना नंबर है। जैसे मैं कहूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 1250 हर्ट्ज है। तो ये कितने नंबर पर आती है। तो सपोज दैट कि नाउ इन जनरल, जनरल अगर फॉर्मूला लिखें इन जनरल, इसका लिखते हैं Fn = 2n-1 और V/4L लिख दिया बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे Fn = 2n-1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे F0। ओके, n बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो F जो 1 होगा वो कितना होगा बच्चों, कितना होगा, F0 ही होगा बिल्कुल। अगर n बराबर 2 रखते हैं तो F2 बराबर कितना होगा, F2 बराबर जो होगा 2 × 4 मतलब कि 3F0 होगा, समझ गए। n बराबर 3 रखें तो क्या होगा, F3 = 5F0 होगा। तो n बराबर क्या रखते हैं, 4 रखते हैं तो F4 = 7F0 होगा। अगर वैसी तरह से n बराबर 5 रखते हैं तो F5 मिलेगा तो ये हो जाएगा 9F0 हो जाएगा। अगर n बराबर 6 लिखते हैं तो F6 = 11F0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारे पास 1250 न है, 1250 है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या मिलने वाला है बच्चों, 100, यहाँ पर 100 Hz मिलने वाला है। यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 300 Hz मिलने वाला है। यहाँ पर क्या मिलेगा, 500 Hz मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा 700 Hz, यहाँ पे मिलेगा 900 Hz और यहाँ पर क्या इतना मिलेगा बच्चों, 1100 Hz मिलेगा। सही है। दिया हुआ कितना है, 1200 इतना दिया हुआ। तो
तो 1250 से क्या है, ये छोटा ना है, ये 1250 दिया हुआ है और यहाँ पर आ गया 1100। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है कि होज फ्रीक्वेंसी लाई बिलो 1250। तो 1250 11 आ रहा है, तो इसीलिए आंसर जो होगा वो 6 होगा, मतलब कि आंसर डी होगा। डी ऑप्शन में है, ये सी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ ओपन हो, उसकी हम लोग स्टडी करते हैं। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, ये पता करना है। ओके, तो देखिए ये हो गया आपको ओपन अर्गन पाइप, दोनों तरफ ओपन, तो ये हो गया ओपन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जब हम लोग बात करते हैं इसमें, तो ऐसे करते हैं, देख रहे हैं, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर हो गया एंटी नोड और यहाँ पर हो गया नोड, फिर यहाँ पर हो गया एंटी नोड। यहाँ पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर लो होता है, यहाँ पर प्रेशर क्या होता है बच्चों, लो। यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, प्रेशर हाई। अब इसी से रिलेटेड आपको कुछ बातें लिखी होगी, है ना। अब इसी में ये ओपन अर्गन पाइप है, इसको क्या बोलते हैं, ओपन अर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब कि दोनों तरफ इसका जो मुंह है वो क्या है, खुला हुआ रहता है। दोनों साइड इसका मुंह क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा। तो दोनों तरफ मुंह जब खुला रहेगा तो क्या होगा ये बताना है, मतलब कि कौन जो है ना सही नहीं है, यही सवाल है। ऑल हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, बिल्कुल बात है। इसमें क्या है, ये सही है, पहला जो है सही है, हमको सही सिलेक्ट नहीं करना है, हमको गलत सिलेक्ट करना है। समझ में ये बात, सही है। तो ये जो सही है इसीलिए ये आंसर नहीं है ना, पहली बात। ओके, बी में क्या कह रहा है, बी में द प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स, गलत है ना। प्रेशर कह रहा है ना कि दोनों तरफ क्या है, यानी ये हो गया गलत, तो गलत है तो यही हो गया क्या आंसर। मतलब कि आप मिटा दो इसको, आपको चूज करना है क्या, गलत चूज करना है। नाउ प्रेशर एट एंड इज मिनिमम, लेकिन ये कह रहा है कि मैक्सिमम होगा, मिनिमम। सो आंसर जो होगा वो बी ही होगा, समझे बच्चों। बी पूछा है कौन सही नहीं है, बाकी सब सही है, बी को छोड़कर बाकी सब सही है। ओपन एंड एंटी नोड विल बी एंटी नोड, सही है। ओपन यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड हो गया। थर्ड में है कि ऑड हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेटेड, इसका अगर आप लिखिएगा इसको तो ऑड मल्टीपल में इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है ना भाई, कोई डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। The length of the wire between the two ends of a sonometer is 100 centimeter. Clear? What should be the position of the two bridge below the wire so that the three segments of the wire have their fundamental frequency in the ratio? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रेशियो लेंथ का दिया हुआ है। ओके, पहली बात कि यहाँ पर ऐसे है और फिर इसके बाद यहाँ से ये 100 सेंटीमीटर पर है बच्चों, इस तरह से ऐसे, और इसी में आपको दो ब्रिज फिट कर दिया हुआ है ना। इसमें दो ब्रिज फिट किया, तो ये पूरा ये एल है 100 सेंटीमीटर जो आपको यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, और इसी के नीचे में दो ब्रिज आपको फिटेड किया हुआ है। तो एक ब्रिज हो गया यहाँ पे और एक ब्रिज हो गया यहाँ पे। ओके, तो इसका जो हम लंबाई है वो मान लेते हैं क्या, L1, ठीक है। इसकी जो लंबाई है उसका मान लेते हैं L2 और यहाँ पर है लंबाई L3।
तो आपको सवाल जो पूछा है वो पूछा है कि इस एंड से ये जो बताना है कि ये ब्रिज कितना दूरी पर है और ये कितना दूरी पर है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको इस तरह से दिया हुआ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया हुआ है 1, 3 और 5 दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ। तो हमको निकालना है यहाँ से इसकी दूरी, मतलब कि पोजीशन फर्स्ट का और यहाँ से सेकंड की दूरी। तो ये वाली निकल जाएगी, फिर ये वाली निकल जाएगी, तो ये वाली तो अपना आंसर हो ही जाएगी और इसमें इसको जोड़ देंगे तो इसका पोजीशन निकल जाएगा। अगर L1 निकाल दें तो फर्स्ट सपोर्ट का निकल जाएगा पोजीशन, और L2 भी निकाल दें तो L2 को L1 में ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। सही है। तो अब आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/लेंथ होती है, ये आपको पता है। ओके, तो उसी तरह से अगर L1 कर देते हैं यहाँ पे F1, तो यहाँ पर F2 कर देते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, L2। उसी तरह से यहाँ पर F3 अगर लिख दें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1/L3 लिख देंगे। ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है, ये किसका रेशियो है, फ्रीक्वेंसी रेशियो है। तो आप अगर L1 रेशियो, L2 रेशियो, L3 रेशियो लिखें तो 1/, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और रेशियो फिर क्या लिखेंगे बच्चों, 1/3 लिखेंगे, और फिर रेशियो क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सोल्व करेंगे अगर ढंग से, तो इसको पता है क्या लिखेंगे, कौन सा रेशियो में लिखेंगे, यहाँ पर 15 लिख देंगे, है ना बच्चों, यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। ये इसको सोल्व करेंगे तो रेशियो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया क्या, L1 रेशियो, L2 रेशियो और L3 रेशियो। अब ये जो है इसका पूरा जो सम है, इसका सम है वो कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना बच्चों, क्या दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग सोल्व करने का एक तरीका हम लोग अपनाते हैं, क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सोल्व कैसे करते हैं इसको। तो नाउ मान लेते हैं कि नाउ x इज अ कॉमन, है ना, कॉमन फैक्टर, है ना, x इज अ कॉमन फैक्टर मानते हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि एक रेशियो का एक वैल्यू हमने कॉमन मानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15x प्लस 5x प्लस 3x इजिकल टू 100, इजिकल टू 100। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम x को सोल्व करेंगे तो ये हो गया 20 और ये हो गया 23। तो 23x इजिकल टू 100 आएगा बच्चों। तो x इजिकल टू जो आएगा वो 100 डिवाइडेड बटे 23 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब बात यहाँ पर ये रहेगी, जैसे L1 को हमको सोल्व करना है ना, तो L1 के अगर देखा जाए रेशियो में तो क्या आएगा, 15 आएगा। L1 को अगर हम रेशियो देखें तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, मतलब कि L1 बटे, ऐसे लिखेंगे L1 डिवाइडेड बटे 15, है ना, इजिकल टू x। यही हुआ है, यही ना लिखे थे आपको। यहाँ पर लिखने का क्या होगा, L1 का मतलब क्या, L1 प्लस L2 प्लस L3। तो L1 ये हो गया 15x, L2 5x, L3 3x, तो ये L1 15x। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो L1 बटे 15 इजिकल टू 100 डिवाइडेड बटे 23। तो यहाँ पर क्या होगा, L1 इजिकल टू जो होगा 1500 बटे 23। मतलब कि जो पहला जो सपोर्ट लगा हुआ है या पहला ब्रिज है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्रिज कह सकते हैं ना, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्रिज, ये हो गया फर्स्ट ब्रिज, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्रिज। अब बात कोई करे पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्रिज, तो L2,
अब L2 बटे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर L2 बटे 3 हो जाएगा, है ना, इजिकल टू x, मतलब ये हो गया आपको 100, सॉरी 5 है बच्चे, 5 x हो गया। तो यहाँ पर L2 इजिकल टू क्या हो गया 5x हो गया। तो L2 इजिकल टू 5, x के बदले क्या लिखेंगे 100, हाँ 100 डिवाइडेड बटे 23। तो L2 इजिकल टू जो हो गया वो हो गया 500 डिवाइडेड बटे 23। तो ये हो गया, यहाँ से ये फर्स्ट ब्रिज हो गया। और सेकेंड ब्रिज कहाँ से मिलेगा, L1 प्लस L2 ना करना पड़ेगा, है ना। तो पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्रिज, यहाँ से मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। तो पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्रिज की अगर हम बात करें, पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्रिज, ओके, L1 प्लस L2 दोनों को जोड़ेंगे ना, 1500 डिवाइडेड बटे 23 प्लस 500 डिवाइडेड बटे 23। तो ये हो गया क्या 2000 डिवाइडेड बटे 23। ये एक आंसर हो गया सेकेंड ब्रिज का। एक ये भी आंसर में नहीं आएगा। तो अब फर्स्ट ब्रिज और सेकेंड ब्रिज को आपको लिखना है, तो रिस्पेक्टिवली में आप क्या लिखेंगे। ऑप्शन अगर आप देखें इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 44 था, तो 44 का आपको डी आ रहा है ना, हाँ डी आ रहा है। मैंने ऑप्शन अगर देखा जाए तो डी होगा, और कैसे होगा, पहला होगा 1500 डिवाइडेड बटे 23 एंड 2000 डिवाइडेड बटे 23, यही हो गया आंसर। रिस्पेक्टिवली में अगर देखें तो ये आपको आंसर में मिलेगा, ये वैल्यूज क्लियर है। तो 44 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 काफ़ी आसान है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। When a string is divided into 3 segments of length L1, L2 and L3, the fundamental frequencies these 3 segments are nu1, nu2 and nu3 respectively. The original fundamental frequency nu of the string is, देखिए एक L स्ट्रिंग है, L लंबाई का स्ट्रिंग है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f है, या इस तरह से लिखा हुआ है ऐसे, जैसा सिंबल देना चाहते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो ये है, इसकी ये है, और इसकी L3। ओके, तो वी नो दैट स्ट्रिंग के लिए जो फ्रीक्वेंसी को आप जानते ही हैं, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1/12 इंटू भी, इसको आप लिख सकते हैं 1/12 रूट अंडर टी डिवाइडेड बटे क्या हो गया म्यू। तो टी एंड म्यू क्या है, कांस्टेंट ना है कि नहीं बच्चों, टी एंड म्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी जो हो गया वो 1 बटे क्या हो गया एल हो गया, बिल्कुल। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हो गया सी डिवाइडेड बटे एल। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हमको क्या करना है कि एल यहाँ पर निकालना है। तो एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी बटे न्यू लिखेंगे। उसी तरह से L1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी बटे न्यू 1 लिखेंगे। उसी तरह से L2 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, सी बटे न्यू 2 लिखेंगे, है ना। फिर क्या लिखेंगे, फिर L जो 3 लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सी बटे न्यू लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। इसी L को ही तो आप 3 भाग में डिवाइड किए हैं, L डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे C डिवाइडेड बटे न्यू, यहाँ पर लिखेंगे C डिवाइडेड बटे न्यू 1, यहाँ पर लिखेंगे C डिवाइडेड बटे न्यू 2,
प्लस सी डिवाइडेड बटे न्यू 3, ऐसे लिखिएगा। तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे क्या हो गया न्यू इज इक्वल टू 1 बटे न्यू 1, फिर क्या होगा 1 बटे न्यू 2, फिर क्या होगा 1 बटे न्यू 3। ये आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन में है या नहीं है। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो सी ऑप्शन मौजूद है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। एल लेंथ था, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ था, और फर्दर इसको 3 भाग में डिवाइड किया। तो एक L1 बनाया, उसका फंडामेंटल F1 नाम दे दिया, और एक L2 बनाया, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है, और एक L3 है, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है। अब आप ये जानते हैं फार्मूला, तो T रस्सी सेम है, तो टेंशन और म्यू क्या होगा सेम होगा। तो टेंशन एंड म्यू कांस्टेंट कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी 1 बटे एल कर दिया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बटे एल किया मैंने, तो एल बराबर क्या होगा सी बटे फ्रीक्वेंसी, इस तरह से कर दिया। अब इसको जोड़ेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिलेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 46, द टाइम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अ रूम ए इज 1 सेकेंड। एक रूम है, उसका टाइम ऑफ रिजर्वेशन क्या है 1 सेकेंड है। ओके, मतलब कि T1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 सेकेंड, इस तरह से दिया हुआ। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ रूम हैविंग ऑल द डायमेंशन डबल ऑफ दोज रूम ए। माने जो रूम ए है, ये रूम ए, रूम का नाम ए है। अब एक दूसरा रूम है, उसकी जो डायमेंशन है वो डबल हो गया, ऑल द डायमेंशन डबल, ऑल द डायमेंशन डबल हो गया, डबल। तो आपको बताना है कि T2 इज इक्वल टू व्हाट, T2 इक्वल टू व्हाट। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे इसमें, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है लेकिन कठिन नहीं है। टाइम ऑफ रिवोल्यूशन वो डायमेंशन के टर्म में फार्मूला है, फार्मूला इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन मतलब कि यहाँ पर शेप एंड साइज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, क्या निकालना था रिवोल्यूशन, है ना, रिवोल्यूशन टाइम। ड्यूरेशन टाइम, इसको हम लोग क्या करते हैं कैपिटल टी से सूचित करते हैं, कैपिटल टी से। ये फार्मूला होता है 0.61 V डिवाइडेड बटे ए इंटू एस। ए एक कांस्टेंट है, V जो है वो वॉल्यूम है, ए है उस एस जो है वो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है, ए सरफेस एरिया। ओके, और ए जो है आपको एक कांस्टेंट है। ओके, और ए जो है वो क्या है कांस्टेंट है। तो जो टाइम है, टाइम वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V बटे एस होगा। क्लियर है। यानी कहने का मतलब है कि T2 डिवाइडेड बटे T1, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग V2 डिवाइडेड बटे S2 इंटू S1 डिवाइडेड बटे V1। इसको सोल्व करें तो यहाँ पर ऐसे मिलेगा T2 डिवाइडेड बटे T1, T2 डिवाइडेड बटे T1 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या V2 डिवाइडेड बटे V1, V2 डिवाइडेड बटे V1, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों S1 डिवाइडेड बटे S2। सही, ऐसा हो जाएगा। क्लियर। तो अगर हम V2 की बात करें, V1 का बात करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा L क्यू हो जाएगा, और सबका डबल कर दिया गया, सबका वैल्यू डबल, तो यानी 2L इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 और L के पावर क्यूब। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह से आपको S1 अगर हम बात करें तो L का स्क्वायर हो जाएगा, या क्यूब है तो 6 इंटू A का स्क्वायर,
एल का स्क्वायर, और यहाँ पर S2 इज इक्वल टू सरफेस एरिया होगा तो 6 इंटू 2L इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 6 इंटू एल स्क्वायर इंटू कितना 4, तो यहाँ पर क्या हो गया T2 डिवाइडेड बाई T1 मतलब कि 1, और V2 का मतलब हो गया यहाँ पर 8 L का क्यूब डिवाइडेड बाई L का क्यूब इंटू S1 का मतलब हो गया L का स्क्वायर 6 इंटू एल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 6 इंटू एल स्क्वायर इंटू 4, तो ये और ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 हो गया, तो क्या होगा बच्चों T2 डिवाइडेड बाई 1, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इंटू 2, तो T2 इज इक्वल टू हो गया 2 सेकेंड। ये बहुत फेमस क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, सब एक बार पूछ लिया है, एक बार पूछ लिया बहुत है। क्वेश्चन नंबर 47, इफ द टेंशन एंड द डायमीटर ऑफ सोनोमीटर वायर ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज n इज डबल एंड डेंसिटी हाफ, देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी। कोई एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर, फंडामेंटल ऑफ सोनोमीटर फ्रीक्वेंसी क्या है, एन है, ये दिया एन, ये क्या होता है 1/12 रूट अंडर टी डिवाइडेड बटे म्यू। अब यहाँ पर कह रहा है कि डायमीटर वगैरह की बात करता है, ये डायमीटर रेडियस वगैरह की बात कर रहा है, तो सबसे पहली बात ये है कि म्यू बराबर क्या लिखते हैं, मास बटे लेंथ लिखते हैं। मास को क्या लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखते हैं, है ना। फिर इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको एरिया लिखेंगे इंटू एल लिखेंगे, फिर एल लिख देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो रो इंटू क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, तो रो इंटू ए, तो रो तो ठीक है, इसको लिखेंगे क्या, पाई आर का स्क्वायर, फिर इसको क्या लिख देंगे बच्चों, पाई और डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, डी फॉर डायमीटर, म्यू को इतना लिखते हैं हम लोग, तो n इज इक्वल टू 1/2L रूट अंडर t डिवाइडेड बटे रो लिखेंगे, पाई लिखेंगे, डी स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइडेड बटे 4, इतना लिखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब सवाल में क्या कह रहा है जरा समझिएगा, if the tension and diameter of the sonometer wire of fundamental frequency n is double, पहली बात कि टेंशन जो है अब टी डैश है, टी डैश को क्या कर दिया 2t कर दिया, और डेंसिटी को भी क्या कर दिया डबल कर दिया, टेंशन एंड डायमीटर, डायमीटर को भी डबल कर दिया, डी डैश इज इक्वल टू 2d कर दिया, क्लियर है, ओके। एंड डेंसिटी हाफ, डेंसिटी को हाफ कर दिया, डेंसिटी को क्या किया बच्चों हाफ, मतलब कि रो बटे 2 कर दिया, तो नया फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्या पूछा नया फ्रीक्वेंसी, तो नया फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिखिए एन डैश 1/12 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर रहेगा बच्चों टी डैश, बिल्कुल यहाँ पर रखेंगे रो डैश, यहाँ पर रखेंगे रो डैश, फिर पाई रखेंगे, फिर डी डैश, इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे 4, क्लियर है। पुट करते हैं एन डैश इज इक्वल टू 1/12, क्लियर, और डिवाइडेड बटे टी डैश, टी डैश का मतलब हुआ 2t, और रो डैश, रो डैश का मतलब हुआ रो बटे 2, ओके। यहाँ पर लिखेंगे पाई, यहाँ पर लिखेंगे 2d इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना 4, तो यहाँ पर लिखेंगे एन डैश इज इक्वल टू 1/12, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों इसको 4 लिखेंगे, यानी 4 फिर t लिखेंगे डिवाइडेड बटे रो लिखेंगे, और पाई लिखेंगे, फिर डी स्क्वायर लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, ये 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 4 हो गया, कैंसिल हो गया, तो एन डैश इज इक्वल टू क्या मिला 1/12 रूट अंडर टी, फिर रो, फिर पाई डी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे
4 और ये वैल्यूज कितनी है बच्चों, ये वाली वैल्यूज आपको n है, तो n डैश बराबर क्या आ गया, n आ गया, सेम आ गया। अब देख रहे हैं वैल्यूज क्या है बच्चों, सेम, तो आंसर क्या होगा, सी, 47 का आंसर सी होगा, यही आंसर हो गई। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ओके, नंबर 48 आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी सोल्व किए हैं, थोड़ा देर पहले सोल्व किए। ओके, करेक्ट, स्ट्रिंग इज कट इनटू 3 पार्ट्स हैविंग द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1 n2 एंड n3 respectively. The original fundamental frequency n related by the expression as, मतलब कि इस तरह से एक स्ट्रिंग है, उसकी लंबाई l है, तो उसमें फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है वो n है। क्लियर है, n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लेंथ इस रस्सी की लेंथ है। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं, एक टुकड़ा कर देते हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी n1 हो गया और लंबाई l1 हो गया। एक दूसरा है, उसको n2 कर दिए और ये का लेंथ l2 कर दिए, यहाँ पर क्या कर दिए, n3 कर दिए और यहाँ पर क्या कर दिए, l3 कर दिए। क्लियर, अब इसकी फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फार्मूला होती है जो भी, वो n1/l होती है, ये से जानते हैं फार्मूला, n = 1/2l रूट अंडर t डिवाइड बटे म्यू। यहाँ पर t और जो म्यू है वो क्या है बच्चों, t और म्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। को डाउट, यहाँ तक को डाउट, देख लो यहाँ तक को डाउट तो नहीं है। तो n जो हो गया 1 बटे क्या हो गया, l, और n = 1/2l रूट अंडर t बटे म्यू, t एंड म्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, तो यहाँ पर अब क्या है कि अगर हम इसको सोल्व करें तो n = क्या लिख सकते हैं, k एक कांस्टेंट बटे l, फिर उसी तरह से n1 लिखेंगे तो k बटे क्या लिख देंगे, l1, फिर n2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, k बटे l2, फिर n3 बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, k बटे l3, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ l = l1 प्लस l2 प्लस l3, ऐसे l बराबर l1 प्लस l2 प्लस l3। ओके, तो यहाँ पर क्या है, l बराबर l1 प्लस l वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, l पुट करेंगे तो k बटे क्या मिलेगा बच्चों, n मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा k बटे क्या मिलेगा, n1 मिलेगा, फिर k बटे क्या मिलेगा, n2 मिलेगा, फिर k बटे क्या मिलेगा, n3 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 1/n = 1/l1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। तो ये आंसर होगा। ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपको ए पार्ट में ही इसका ऑप्शन है, आंसर हो गया यही आंसर है ना। 1/n = 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, a standing wave having 3 nodes and 2 antinodes is formed between the two atoms having the distance 1.21 angstrom between them. The wavelength of standing wave is, मतलब आपको स्टैंडिंग वेव्स का आपको इक्वेशन बताना है, वेवलेंथ बताना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 3 जो है नोड्स है, 3 नोड्स है, ठीक है बच्चों, और 2 एंटी नोड्स है। अब जरा समझिए कि ये कैसा बनेगा। एंटी नोड्स कितना है बच्चों, 2 है, और नोड कितना है, नोड 3 है। तो देखिए, तो यहां पर थ्री नोड्स हो गया, बिल्कुल, ये हो गया आपका 1 2 और 2 एंटी नोड्स, 2 एंटी नोड्स और 3 नोड्स, ऐसे हटाते हैं इसको, इस तरह से देखिए, देख रहे हैं। तो एक नोड्स यहाँ आ गया, एक नोड्स यहाँ आ गया, एक नोड्स यहाँ आ गया।
और 2 एंटी नोड्स, 2 एंटी नोड्स हो गया ना, ये हो गया आपको एंटी नोड और ये भी हो गया आपको एंटी नोड। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है बच्चों 1.21 एंगस्ट्रम, ये डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस है। हमको क्या निकालना है? लैम्डा। अब यहाँ पर देखिएगा ये नोड हो गया और ये क्या हो गया? एंटी नोड हो गया। तो इसके बीच का दूरी क्या दिखाई दे रहा है? पूरा दिखाई दे रहा है आपको लैम्डा। पूरा क्या दिखाई दे रहा है? लैम्डा दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो इतना बराबर क्या दिखाई दे रहा है? लैम्डा बाई 4। बिल्कुल, ये जो हो गया, ये वाला डिस्टेंस हो गया, वो लैम्डा बटे क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। आप देख रहे हैं? समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? लैम्डा बटे 4 हो रहा है ना। तो आपको तो चाहिए क्या? तो यह लैम्डा बटे 4, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बटे 4 हो गया, फिर ये लैम्डा बटे 4 हो गया, फिर ये लैम्डा बटे 4 हो गया, फिर ये लैम्डा बटे 4 हो गया। यानी एल इज इक्वल टू 4 टुकड़ों में बटा हुआ है, एक का क्या है? लैम्डा बटे 4। मतलब यहाँ से यहाँ तक लैम्डा है और क्या? तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा हो गया। एल इज इक्वल टू क्या है? 1.21 एंगस्ट्रम। यही हो गया एल, ये आंसर हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? ये आंसर हो गया। तो आंसर में अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आपको सी ऐसा ऑप्शन है ना बच्चों? तो इसका आंसर में हो गया आपको सी। आसान क्वेश्चन था, कठिन। क्वेश्चन नंबर 50। Standing waves are produced in 10 meter long stretched string. If the string vibrates in 5 segments and wave velocity 20 meter per second, then frequency. Okay? तो यहाँ पर जो लेंथ जो दिया हुआ है वो 10 मीटर दिया हुआ है, क्लियर है? और जो वेव वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ओके? और स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 5 सेगमेंट्स। स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 5 सेगमेंट्स। जो स्ट्रिंग है वो 5 भाग में डिवाइड है, मतलब कि n इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पर 5 है, n बराबर 5। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो हम लोग लिखते थे वो एन भी डिवाइड बटे क्या लिखते थे? 2a लिखते थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 5 और भी का मतलब हो गया यहाँ पर 20 डिवाइड बटे 2 हो गया, और l का बदले हो गया 10। तो ये कट जाएगा, यहाँ से ये कटेगा, तो कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा, 5 हर्ट्ज आएगा। यही आंसर होगा। अगर बात करें तो इसका आंसर जो होगा वो 5 हर्ट्ज होगा, और ऑप्शन में क्या होगा? ए होगा। ए ऑप्शन सही है। ओके, तो हम लोगों ने 50 तक का सोल्व किया। कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में 51 से 60 तक सोल्व करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।